नमस्कार दोस्तों, LSL ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने जो प्यार और सपोर्ट हमारे चैनल को दिया है उसका मैं आपके तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड कुछ MCQs डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये ऑलरेडी बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी इनके आने के पूरे चांसेस हैं। तो दोस्तों, आप इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, मैं इन क्वेश्चन में बीच में आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए अपनी वीडियो पे चलते हैं। जैसे कि आप हमारी वीडियो का थंबनेल देख चुके हैं कि चेक योर नॉलेज, बूस्ट योर मार्क्स, LSL है आपके साथ। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन वेजेस। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, अ बाइकैमरल सिस्टम। दोस्तों, बाइकैमरल सिस्टम क्या होता है? दोस्तों, बाइकैमरल सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें दो हाउसेस होते हैं, एक अपर हाउस और एक लोअर हाउस। तो दोस्तों, जो हमारा बाइकैमरल सिस्टम है ये हमने ब्रिटेन की गवर्नमेंट से या ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। चलिए दोस्तों, अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज इनेक्टेड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली सेटअप। तो दोस्तों, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के द्वारा सेटअप किया गया है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है ये किस मिशन के तहत आई थी? तो दोस्तों, जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान 1946। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड एंड कम इनटू फोर्स ऑन। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। दोस्तों, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था और 26 जनवरी 1950 से ये इन्फोर्स में आया है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया वॉज हेल्ड ऑन। तो दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो पहली मीटिंग हुई थी वो कब हुई थी? तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दिसंबर 9, 1946। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज इलेक्टेड एज द परमानेंट चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो परमानेंट चेयरमैन था वो किसको नियुक्त किया गया? तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज। तो दोस्तों, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था? दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अमेंडेड। तो दोस्तों, किस अमेंडमेंट के तहत प्रियम्बल को अमेंड किया गया है या किया जा सकता है? तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर था वो है ऑप्शन ए, 42nd अमेंडमेंट। तो दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रीड। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, वी द पीपल ऑफ इंडिया इन अवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड, enact and give to ourselves this constitution। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is the soul of constitution of India। तो दोस्तों, किसे संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, प्रियम्बल। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द यूनियन लिस्ट। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा है जो यूनियन लिस्ट के अंदर नहीं आता है। तो दोस्तों, जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, प्रेजेंट। बाकी दोस्तों, जो करेंसी एंड कॉइनेज है या फिर बैंकिंग है या फिर इंश्योरेंस है, ये तीनों ही जो हैं यूनियन लिस्ट के अंदर आते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चीफ सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर इन इंडिया। तो दोस्तों, जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, द पीपल। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड। तो दोस्तों, जो हमारा संविधान है वो हमें क्या प्रोवाइड कराता है? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सिंगल सिटीजनशिप। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीजनशिप ऑफ अ पर्सन कैन बी लॉस्ट। तो दोस्तों, हमें इसमें पूछा जा रहा है कि जो सिटीजनशिप है वो कैसे लॉस्ट होती है। तो दोस्तों, जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि रिनाउंसिएशन, डिप्रिवेशन और टर्मिनेशन। इन तीनों ही तरीक़ों से जो हमारी सिटीजनशिप है वो लॉस्ट हो सकती है। और दोस्तों, जो हमारी सिटीजनशिप है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में दिया हुआ है और इसके जो रिलेटेड सेक्शन है वो सेक्शन 5 से लेके 11 तक आते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज पैटर्न ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ऑफ पार्लियामेंट
पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया इज़ बेस्ड। तो दोस्तों हमसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस गवर्नमेंट के सिस्टम से हमने अपना जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो लिया है। तो दोस्तों उसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ब्रिटेन के। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़। तो दोस्तों हमसे जो है इसमें पूछा जा रहा है कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है, फ्लेक्सिबल है कि रिजिड है। तो दोस्तों हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्टली रिजिड है और पार्टली फ्लेक्सिबल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बिन डिवाइडेड इन। तो दोस्तों हमारा जो संविधान है वो कितने पार्ट में डिवाइड है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 22 पार्ट्स। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर दैट इंडिया इज़ अ। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया इज़ अ सेकुलर स्टेट विच मीन्स। तो दोस्तों सेकुलर वर्ड का मतलब से पूछा जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, द स्टेट रिगार्ड रिलीजन एज अ प्राइवेट अफेयर ऑफ इट्स सिटीजन एंड देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एम ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़। तो दोस्तों प्रीएम्बल का एम क्या है। तो दोस्तों का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, टू सिक्योर सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट प्रोक्लेम। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, इनकॉर्पोरेशन ऑफ यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। बाद बाकी दोस्तों जो ऑप्शन आप इसमें देख रहे हैं, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ये दोनों ही जो हैं हमारे प्रीएम्बल के अंदर कहा गया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर दैट इंडिया इज़ अ। तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ सीज टू बी अ फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों इसमें कौन सा है जो कि अब फंडामेंटल राइट्स नहीं है, पहले था। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, राइट टू प्रॉपर्टी। दोस्तों अब इसे हटा दिया गया है और इसे एक सिंपल लीगल राइट बना दिया गया है जो कि सेक्शन 300A के अंदर डिफाइन है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन सिटीजन वर। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, एंड शेयर्ड इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये शुरू से ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, ना कि इसे किसी अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया है। हाँ, इसके अंदर चेंजेस ज़रूर किए गए हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूज़ द करेक्ट आंसर इन रेफरेंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, पार्लियामेंट कैन अमेंड सम ऑफ देम। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इशू रिट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सुप्रीम कोर्ट। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड द राइट टू फ्रीडम कैन बी रिस्ट्रिक्टेड। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। देखते हैं दोस्तों इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर, इन द इंटरेस्ट ऑफ फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन कंट्रीज, इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन सिक्योरिटीज़। तो दोस्तों इन तीनों ही ग्राउंड पे जो हमारे राइट टू फ्रीडम है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फंडामेंटल राइट एंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सिटीजन्स अगेंस्ट आर्बिट्रेरी रूल। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हैड डिस्क्राइब द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द इंडियन सिटीजनशिप ऑफ अ पर्सन इज लॉस्ट व्हेन। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। चलिए दोस्तों देखते हैं कि किस किस केसेस में जो हमारी सिटीजनशिप है वो लॉस्ट हो सकती है। ऑप्शन ए, द गवर्नमेंट डिप्राइव अ सिटीजन फॉर सम कॉज। बी, ही एक्वायर अ फॉरेन सिटीजनशिप। ऑप्शन सी, ही रिनाउंस द सिटीजनशिप। तो दोस्तों इन तीनों ही केसेस में जो हमारी सिटीजनशिप है वो लॉस्ट हो जाती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कैन नॉट बी टर्मिनेट। तो दोस्तों वॉर के केस में जो है हमारी सिटीजनशिप है वो लॉस्ट नहीं होती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द डिटेल्ड प्रोविजन रिगार्डिंग द टर्मिनेशन एंड एक्विजिशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर कंटेंट इन। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, द एक्ट पास्ड बाय इंडियन पार्लियामेंट एक्ट इन 1955।
चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ सिटीजन अक्वायर सिटीजनशिप थ्रू नेचुरलाइजेशन, तो इसका मतलब क्या होता है? तो दोस्तों इसका जो मतलब होता है वो है ऑप्शन डी, मस्ट आइदर रिसाइड इन इंडिया और सर्व द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर एटलीस्ट 1 ईयर, इमीडिएटली प्रोसीड द डेट ऑफ एप्लीकेशन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन द आइडिया ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन बोरोड। तो दोस्तों हमसे इसमें सिंपल पूछा जा रहा है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो किस कंट्री से लिए गए हैं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यूएस से। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फंडामेंटल राइट कैन बी प्रोटेक्टेड बाय अ सिटीजन, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, बाय अप्रोचिंग द सुप्रीम कोर्ट विच विल इशू अप्रोप्रिएट रिट अगेंस्ट द कंसर्न अथॉरिटी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर लाइक अ चेक ऑन अ बैंक पेएबल एट द कन्वीनियंस ऑफ द बैंक, हु सेड दिस इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, के.टी. शाह। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमसे ऑलरेडी कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी इसके आने की चांसेस हैं, तो आप ये क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट हैज़ बीन एलेबोरेटेड इन, तो दोस्तों वेलफेयर स्टेट का जो कंसेप्ट है वो कहाँ पे एलोबरेट किया गया है? तो दोस्तों द करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। द फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर कंटेंट इन, तो दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ पे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो है पार्ट 4A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बाय 42nd अमेंडमेंट। तो दोस्तों 42nd अमेंडमेंट से ही जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं इसको अमेंड किया गया है और इसमें एक ड्यूटीज़ ऐड की गई है जो कि है कि 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए उनके पेरेंट्स के द्वारा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेस्ट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट इन, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, द प्रेसिडेंट। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल बॉडी कंसिस्टिंग, तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, द मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ अ हेड ऑफ, तो दोस्तों जो प्रेसिडेंट है वो कहाँ के हेड हैं? तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है स्टेट, यानी कि दोस्तों दो होते हैं, एक तो होता है हेड ऑफ द स्टेट, एक होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो दोस्तों हमारा जो हेड ऑफ द स्टेट है वो प्रेसिडेंट है और अगर हेड ऑफ द गवर्नमेंट की बात की जाए तो वो आपका प्राइम मिनिस्टर है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ द पावर, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, टू सेंड अ बिल बैक टू द पार्लियामेंट फॉर रिकंसिडरेशन। तो दोस्तों प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो चाहे तो एक बार बिल को वापस भेज सकता है कि इसको रिकंसिडर किया जाए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। द अथॉरिटी टू प्रोक्लेम इमरजेंसी वास्ट इन, तो दोस्तों इमरजेंसी लागू करने की जो पावर है वो किसके हाथ में है? तो दोस्तों उसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, द प्रेसिडेंट। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर फ्रॉम, तो दोस्तों का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, द डेट ऑन विच ही एंटर्ड अपॉन हिज ऑफिस। तो दोस्तों जिस दिन प्रेसिडेंट अपना ऑफिस होल्ड करता है वहाँ से स्टार्ट होके आने वाले 5 साल तक जो है इनका टर्म रहता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन मेक लॉ थ्रू ऑर्डिनेंस, तो दोस्तों जो प्रेसिडेंट है वो ऑर्डिनेंस के थ्रू भी लॉ बना सकते हैं, लेकिन कब? तो दोस्तों का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि जब दोनों ही जो हाउस हैं या कोई भी उनमें से एक हाउस एब्सेंट हो तो उस केस में क्या होता है, जो प्रेसिडेंट हैं उनके पास पावर है कि वो ऑर्डिनेंस के थ्रू लॉ बना सकते हैं और ये जो उनकी पावर है ये आर्टिकल 123 के अंदर दी गई है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिकॉज, तो दोस्तों सबसे करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ही होल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मैक्सिमम एज प्रेस्क्राइब फॉर द इलेक्शन ऑफ अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज, तो दोस्तों हमसे इसमें पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम एज कितनी होगी प्रेसिडेंट की। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, देयर इज़ नो मैक्सिमम एज। दोस्तों हमें मैक्सिमम एज कहीं पे नहीं बताई है, बस मिनिमम एज बताई है और जो मिनिमम एज है वो है आपकी 35 ईयर्स। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं।
द मिनिमम एज प्रिस्क्राइब फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़। तो दोस्तों जैसे कि हमने बताया अभी, इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 35 ईयर्स। चलिए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन अ कंट्री व्हेन। तो दोस्तों का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ही इज़ कन्विंस दैट द सिचुएशन इन द कंट्री डिमांड सो। तो दोस्तों उस केस में क्या होता है, इमरजेंसी जो है वो लगाई जा सकती है। चलिए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। द फॉलोइंग लॉ ऑफिसर होल्ड ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, अटॉर्नी जनरल एंड सॉलिसिटर जनरल। तो दोस्तों ये दोनों ही जो हैं, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, ये जो होल्ड करते हैं अपनी ऑफिस को, ये ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट होल्ड करते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एम ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज़ टू। तो दोस्तों डीपीएसपी का एम क्या है? तो दोस्तों का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, प्रोवाइड अ सोशल एंड इकोनॉमिक बेस फॉर अ जेन्युइन डेमोक्रेसी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल वाज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो दोस्तों जो हमारा डीपीएसपी है ये कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, आयरिश रिपब्लिक। या फिर दोस्तों आप इसमें अगर इसके यहाँ पे आयरलैंड लिखा होता तो वो भी करेक्ट आंसर होता। तो दोस्तों जो हमारा डीपीएसपी है ये हमारे पार्ट 4 में दिया हुआ है और आर्टिकल्स 36 से लेके आपका आर्टिकल 51 तक जो है आपके इसमें डीपीएसपी में आते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, नॉन जस्टिफिएबल। दोस्तों जो ये नॉन जस्टिफिएबल वाला क्लॉज है ये हमारे आर्टिकल 37 के अंदर डिफाइन है। दोस्तों इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई गवर्नमेंट है, उसने डीपीएसपी के अंदर कुछ प्रोविजंस डाल दिए हैं कि हम ये काम करेंगे, और इन केस अगर वो फेल हो जाते हैं उनको करने के लिए, तो आप उनके खिलाफ किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते। इसी का मतलब होता है नॉन जस्टिफिएबल। बट इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, अगर गवर्नमेंट आपके फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करती है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो दोस्तों जो आपके फंडामेंटल राइट हैं ये जस्टिफिएबल हैं और जो डीपीएसपी है ये नॉन जस्टिफिएबल हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वर इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद द पर्पस ऑफ। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, एस्टैब्लिशिंग अ वेलफेयर स्टेट। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मेन डिफरेंस बिटवीन द डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट इज। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉन जस्टिफिएबल वेयर एज फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिफिएबल। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द राइट टू इक्वलिटी। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑक्यूपाई द हाईएस्ट ऑफिस बाय क्वालिफिकेशन एंड द राइट टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट गिव द सिटीजन। तो दोस्तों एक कौन सी हमें लिबर्टी प्रोवाइड कराते हैं? तो दोस्तों हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, पॉलिटिकल लिबर्टी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी वाज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय। तो दोस्तों जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी, जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले फंडामेंटल राइट्स का पार्ट होता था लेकिन बाद में उसको अमेंडमेंट के थ्रू हटा दिया गया और उसको लीगल राइट बना दिया गया है और 300A के अंदर इसको डाल दिया गया है। तो दोस्तों ये किस अमेंडमेंट के थ्रू चेंज किया गया था? तो ये किया गया था आपके 44th अमेंडमेंट के थ्रू। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों इलेक्शन में चलते हैं। द फंडामेंटल राइट ऑफ अ सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। तो दोस्तों का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कैन बी सस्पेंडेड बाय द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। तो दोस्तों नेशनल इमरजेंसी के दौरान जो प्रेसिडेंट हैं वो चाहे तो हमारे फंडामेंटल राइट्स को आपके सस्पेंड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें भी जो है आपको बताया जाता है कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल आपका 21 ये दोनों कभी भी सस्पेंड नहीं होते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉलोइंग इज द बुलवॉक ऑफ पर्सनल फ्रीडम। तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, हेबियस कॉर्पस। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। द राइट टू इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द फंडामेंटल राइट ऑफ इंडिया सिटीजन इज वेस्टेड इन। तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, द पार्लियामेंट। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फंडामेंटल राइट्स ऑफ अ सिटीजन ऑफ इंडिया हैव बीन क्रिटिसाइज्ड ऑन द ग्राउंड दैट। तो दोस्तों का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। देख लेते हैं। बी में दिया हुआ है, दे आर कोज्ड इन लैंग्वेज बियॉन्ड द कॉम्प्रीहेंशन ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजन, दे आर हेमेंड इन बाय टू मैनी रिस्ट्रिक्शन।
तो दोस्तों ये दोनों ही इसके करेक्ट आंसर हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। द फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर बाय द प्रेसिडेंट व्हेन। तो दोस्तों का करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, देयर इज़ अ थ्रेट टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन में देखते हैं। विद द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट द नेशनल इमरजेंसी कैन बी रिमेन इन ऑपरेशन। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, इनडेफिनेटली टाइम। तो दोस्तों इसको जितने भी समय तक चाहे बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि आपको पता होगा कि पंजाब में नेशनल इमरजेंसी को 3 बार एक्सटेंड किया गया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप ऑफ इमरजेंसी हैज़ बीन डिक्लेयर फॉर अ मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। तो दोस्तों का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो दोस्तों जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ। तो दोस्तों का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, द मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एट अ जॉइंट सिटिंग। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट डिस्चार्ज द ड्यूटी ऑफ द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग हिज इलनेस फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ। तो दोस्तों इसका कोई जो पीरियड है वो प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है। जब तक प्रेसिडेंट ठीक होकर वापस अपनी सीट पे नहीं आ जाते तब तक जो है वाइस प्रेसिडेंट उनकी सीट को होल्ड करके रखेंगे। तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, इनडेफिनेट पीरियड। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट आर डिसाइडेड बाय। तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सुप्रीम कोर्ट। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमंग द फॉलोइंग हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों का करेक्ट आंसर है वो है मेंबर ऑफ द असेंबलीज ऑफ यूनियन टेरिटरीज। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लीगल अथॉरिटी इज नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो दोस्तों का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, डिस्ट्रिक्ट जज। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट मेंबर्स ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी टू द पार्लियामेंट। तो दोस्तों का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 2 मेंबर्स। और दोस्तों अगर बात की जाए आपकी क्या नाम है राज्यसभा की, तो वहाँ पे 12 लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं प्रेसिडेंट। तो टोटल अगर पूछा जाए तो 14, 12 राज्यसभा में, 2 लोकसभा में। अगर राज्यसभा में पूछा जाए तो सिर्फ 12 और अगर लोकसभा में पूछा जाए तो सिर्फ 2। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस। तो दोस्तों प्रेसिडेंट को कब रिमूव किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, व्हेन द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इम्पीच्ड हिम। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। द वैकेंट पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मस्ट बी फिल्ड विद इन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 6 मंथ। चलिए दोस्तों क्वेश्चन पे देखते हैं। बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज नॉर्मल टर्म द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन सेंड हिज रेजिग्नेशन लेटर एड्रेस टू। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो है वाइस प्रेसिडेंट। हमसे इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अपना टर्म खत्म होने से पहले अगर प्रेसिडेंट रिज़ाइन देना चाहते हैं तो वो अपना रेजिग्नेशन किसको लिखेंगे। तो इसका जो सही जवाब है वो है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट को लिखेंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कैन बी फाइल्ड एंड सेटल्ड इन। तो दोस्तों का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सुप्रीम कोर्ट। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम अमंग्स द पर्सन डिस्टिंग्विश्ड इन आर्ट, लिटरेचर एंड सोशल सर्विस। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब हमसे राज्यसभा की बात की जाए तो 12 मेंबर्स, लोकसभा की बात की जाए 2 मेंबर्स और अगर टोटल पूछा जाए बोथ हाउस तो 14 मेंबर्स। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। द मीटिंग्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर प्रिसाइडेड ओवर बाय। तो दोस्तों का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, प्राइम मिनिस्टर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। द पोर्टफोलियो अमंग द मिनिस्टर्स आर एलोकेटेड बाय। तो दोस्तों जो पोर्टफोलियो कहो या डिपार्टमेंट कहो बांटे जाते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, वो कौन बांटता है। तो दोस्तों का करेक्ट आंसर है द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस अ मेंबर ऑफ अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो दोस्तों का करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, एज रिकमेंडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर जिसको रिकमेंड करेंगे उसको प्रेसिडेंट जो है हटा सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की पोस्ट से। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। हु अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर। तो दोस्तों का करेक्ट आंसर है वो है प्रेसिडेंट। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज अ। तो दोस्तों जो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है वो क्या है। तो दोस्तों का करेक्ट आंसर है वो है अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल टू। तो
तो दोस्तों जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? पार्लियामेंट के लिए। तो उसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, द पार्लियामेंट। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन अ नॉन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज इंड्यूस्ड इनटू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही मस्ट बिकेम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विद इन। तो दोस्तों अगर कोई मेंबर है जो कि किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है तो और वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मेंबर है तो उसको कितने दिन के अंदर जो है इलेक्शन लड़ना पड़ेगा और मेंबर बनना पड़ेगा किसी भी एक हाउस का। तो दोस्तों जो टाइम पीरियड है वो है 6 मंथ। जो दोस्तों इलेक्शन देखते हैं। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज। तो दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट का टर्म कितना है? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 5 ईयर्स। जो दोस्तों इलेक्शन देखते हैं। When for the first time the vice president discharge the function of president during the temporary absence of the president। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो है जून 1960। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। When the vice president discharge the duty of president during his temporary absence he is entitled to। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, the salary and allowance attached to the office of president। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म बाय। तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, द मेंबर ऑफ 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। द मिनिमम एज फॉर द इलेक्शन ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज। तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 35 ईयर्स। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन इंडिया इज प्रिसाइडेड ओवर बाय। तो दोस्तों का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्राइम मिनिस्टर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। द मिनिस्टर इन अ यूनियन कैबिनेट आर अपॉइंटेड बाय। तो दोस्तों का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, द प्राइम मिनिस्टर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 2 चीज़ें हमसे पूछी जाती हैं, या तो हेड ऑफ द स्टेट या हेड ऑफ द गवर्नमेंट। इस क्वेश्चन में हमसे हेड ऑफ द गवर्नमेंट पूछा जा रहा है तो वो प्राइम मिनिस्टर है। अगर हमसे हेड ऑफ द स्टेट पूछा जाता तो प्रेसिडेंट। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। द प्राइम मिनिस्टर होल्ड ऑफिस। तो दोस्तों का करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, एज लॉन्ग एज ही इंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ पार्लियामेंट। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा एज पर द। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। इन केस एनी मिनिस्टर इन डिसएग्रीमेंट विद द डिसीजन ऑफ द कैबिनेट। तो दोस्तों क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हैज़ टू रिजाइन। उसे रिजाइन करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। इन द केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन एनी मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, द फॉर्मर मस्ट आइदर रिजाइन फ्रॉम द काउंसिल। चलिए दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम आउटसाइड द पार्लियामेंट, सच अ पर्सन मस्ट गेट इलेक्टेड टू द पार्लियामेंट विद इन। तो दोस्तों का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, विद इन 6 मंथ। चलिए दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्राइम मिनिस्टर होल्ड ऑफिस। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, टिल द न्यू लोकसभा इज इलेक्टेड। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑल्दो द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ यूनियन इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, इट इज़ इनवेरिएबल एक्सरसाइज बाय द। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। द चीफ स्पोक्समैन ऑफ द गवर्नमेंट इज। तो दोस्तों का करेक्ट आंसर है वो है द प्राइम मिनिस्टर। तो दोस्तों ये वीडियो लंबी होने के कारण इसको हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इसलिए हम इसमें 100 करके 3 पार्ट्स बनाएंगे। और ये जो क्वेश्चन था ये हमारी फर्स्ट पार्ट का लास्ट क्वेश्चन था। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जिसमें हम इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। चलिए दोस्तों।